तो पंखवा की स्पीडिया कम कर दिया, नहीं तो बजिया जाई। बस ठीक। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग भारत पाकिस्तान संबंध पर चर्चा करेंगे। भारत पाकिस्तान संबंधों पर यहां से आप देखेंगे क्वेश्चन आएगा एलटी में, और उसके साथ साथ माध्यमिक में भी आता है। तो चाहे माध्यमिक लेंगे, चाहे एलटी, चाहे जो भी प्रवक्ता है, तो यहां से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। भारत पाकिस्तान संबंध, यहां से हम इसको देखते हैं। भारत पाकिस्तान संबंधों पर आ जाते हैं। तो भारत पाकिस्तान संबंधों को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि 1947 के समय कुल कितनी रियासतें रहती हैं। तो अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि 1947 के समय लगभग 565 रियासतें रहती हैं। तो लगभग सारी रियासतें भारत या पाकिस्तान में विलय हो जाती हैं, लेकिन 3 रियासत का लफड़ा आता है, और वह 3 रियासत कौन से रहती हैं जिसको हम लोग विशेष करके फोकस करेंगे। इसमें आप देखेंगे, एक हम लोग हैदराबाद के बारे में चर्चा करेंगे, और एक आप देखेंगे जूनागढ़ के बारे में चर्चा होगी, और एक आप यहां पर देखेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में चर्चा होगी। और यह विशेष करके जो क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंग चर्चा होगी। मतलब हम लोगों के एग्जाम में जो भी टीसीटी पीसीटी में क्वेश्चन आते हैं उसको देख करके ही चर्चा की जाएगी। अब यहां पर हम लोग आ जाते हैं हैदराबाद रियासत पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हैदराबाद रियासत पर आ जाते हैं। हैदराबाद रियासत पर हम लोग चलते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। हैदराबाद रियासत पर आ जाती है बात। हैदराबाद रियासत, अब हैदराबाद का शासक पूछा जाएगा तो शासक का नाम आता है मीर उस्मान अली, या जिसको हम बोलते हैं निजाम। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे शासक कौन रहता है। तो आप देखेंगे कि मीर उस्मान अली, मीर उस्मान अली शासक रहते हैं। अली खान, जिसको हम बोलते हैं निजाम भी हम लोग बोलते हैं। ज्यादा तक आप देखेंगे हैदराबाद के निजाम ही विशेष करके क्या आपको दिखाई देंगे, चर्चित दिखाई देंगे। निजाम निजाम बार बार नाम आता है। ठीक, अब यहां पर प्रश्न ये बनेगा कि इसके शासक कौन थे, निजाम थे। अब हैदराबाद को भारत में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो हैदराबाद के जो शासक थे, यह शासक अपने आप को स्वतंत्र रियासत के रूप में रहना चाहते थे। मतलब ना तो यह भारत में विलय करना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान में विलय करना चाहते थे, बल्कि अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे। लेकिन वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से हैदराबाद रियासत जो है भारत में क्या होती है, विलय होती है।
और जो ये शासक हैं ये भाग करके कहां चले जाते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन बनेगा कि हैदराबाद रियासत को किसके प्रयासों से भारत में विलय होता है, तो वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से भारत में विलय हो जाता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन ये बनता है कि किस ऑपरेशन के तहत, तो ऑपरेशन पोलो के तहत क्वेश्चन बनता है कि ऑपरेशन पोलो के आधार पर जो है किस रियासत का विलय किया जाता है, तो हैदराबाद रियासत का, क्योंकि वहां पर पोलो के मैदान बहुत अधिक रहते हैं। फिर उसके साथ साथ क्वेश्चन बनता है कि हैदराबाद रियासत जो है कब भारत में विलय होती है, तो हैदराबाद रियासत आप देखेंगे सितंबर 1948 में भारत में क्या हो जाती है, विलय हो जाती है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो हैदराबाद के शासक हैं मीर उस्मान अली को आप देखेंगे कि मीर उस्मान अली खान जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यह एक स्वतंत्र रहना चाहते थे, स्वतंत्र रहना चाहते थे, ना यह भारत में विलय करना चाहते थे, ना पाकिस्तान में, एक स्वतंत्र रहना चाहते थे। फिर इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल, तो वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से जो है, वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से हैदराबाद रियासत भारत में शामिल हो जाती है। हैदराबाद रियासत भारत में शामिल हुई, रियासत भारत में क्या हो जाती है, शामिल, भारत में शामिल। इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है किस ऑपरेशन के तहत, यहां पर आप देखेंगे हैदराबाद रियासत को जो है, रियासत को ऑपरेशन पोलो के माध्यम से शामिल किया जाता है। ऑपरेशन पोलो, ये क्वेश्चन कई बार बना है, ऑपरेशन पोलो के माध्यम से, ऑपरेशन पोलो के माध्यम से यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑपरेशन पोलो। फिर इसके बाद हैदराबाद रियासत कब भारत में शामिल होती है, तो भारत में शामिल हम लोग देखेंगे कि यह रियासत भारत में कब शामिल हो जाती है, तो यह आप देखेंगे सितंबर 1948 के समय यह शामिल हो जाती है पूरी तरह से, सितंबर 1948 के समय। और यहां के जो शासक है, निजाम है मीर उस्मान अली खान, यह कहां चले जाते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे जो निजाम है, यहां के शासक निजाम, यह निजाम कहां चले जाते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं, पाकिस्तान चले गए ये चीजें। तब यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैदराबाद रियासत को किस ऑपरेशन के तहत भारत में शामिल हुआ, तो किस ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन पोलो के आधार पर शामिल किया गया। और किसके प्रयासों से, वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से ऑपरेशन पोलो के आधार पर शामिल हो जाता है। और इसके शासक कौन रहते हैं, मीर उस्मान अली खान, या हम बोलते हैं निजाम यहां पर। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे जूनागढ़ रियासत के बारे में। अब यहां पर चर्चा होगी जूनागढ़ रियासत पर, हम लोग देखेंगे जूनागढ़ रियासत के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जूनागढ़ रियासत कहां पर है, तो गुजरात के सौराष्ट्र में एक छोटी सी रियासत है। तो यहां पर आपको मिलेगा, यह जो जूनागढ़ रियासत है यह कहां पर आपको मिलेगा, तो यह गुजरात के सौराष्ट्र में आप देखेंगे, तो गुजरात के सौराष्ट्र में छोटी सी रियासत आपको दिखाई देगी, सौराष्ट्र में यह छोटी सी रियासत है। अब यहां का शासक कौन रहता है, तो यहां के शासक रहते मोहब्बत खां रहते हैं। अब यहां पर अगर हम लोग शासक को देखेंगे तो इसके शासक कौन रहते हैं, तो इसके शासक मोहब्बत खां रहते हैं, मोहब्बत खां इसके क्या रहते हैं, शासक रहते हैं। अब ये भी रियासत जो है
वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से भारत में शामिल होती है। अब यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जूनागढ़ रियासत जो है, जूनागढ़ रियासत वल्लभ भाई पटेल के जो है प्रयासों से, वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से जो है, वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से भारत में शामिल होती है, भारत में शामिल हो जाती है वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से। फिर इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि जैसे हैदराबाद को तो ऑपरेशन पोलो के माध्यम से शामिल किया जाता है, लेकिन जूनागढ़ को कैसे शामिल किया जाता है? जनमत संग्रह के आधार पर फरवरी 1948 में जूनागढ़ को शामिल कर लिया जाता है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे तो आपको मिलेगा जनमत संग्रह, जनमत संग्रह कराया गया कि यहां की जनता कहां रहना चाहती है, भारत में या पाकिस्तान में। तो जनता ने भारत में विलय का अपना जो है सुझाव दिया। तो जनमत संग्रह के आधार पर जो है, आधार पर फरवरी 1948 में जो है, फरवरी 1948 में 48 में भारत में शामिल हो जाता है, भारत में शामिल हुआ, शामिल हुआ। जूनागढ़ जो है, जूनागढ़ यहां पर आप देखेंगे कि जूनागढ़ रियासत जो है 48 में शामिल हो जाता है। जनमत जनमत संग्रह के आधार पर। तो आपके एग्जाम में आता है कि जनमत संग्रह के आधार पर जो है। अब इसके बाद बात आती है जम्मू कश्मीर रियासत पर। अब हम लोग चलते हैं तो यहां के हमने देखा कि यह गुजरात के सौराष्ट्र में एक छोटी सी रियासत है। यहां के शासक कौन है? मोहब्बत खां हैं। जूनागढ़ रियासत वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से भारत में शामिल होती है। अब इसके बाद आता है जम्मू कश्मीर रियासत को हम लोग देखते हैं। जम्मू कश्मीर पर हम लोग आ जाते हैं। जम्मू कश्मीर, अब यहां पर आप सबसे क्वेश्चन बनेगा जम्मू कश्मीर के शासक कौन रहते हैं? तो जम्मू कश्मीर के शासक हरि सिंह रहते हैं। और जम्मू कश्मीर विलय पत्र के माध्यम से भारत में क्या होता है? शामिल होता है। और यह विलय पत्र पर समझौता कब होता है? 26 अक्टूबर 1947 को समझौता होता है। तो यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले अगर यहां का शासक पूछा जाए तो यह शासक कौन रहते हैं? हरि सिंह रहते हैं। हरि सिंह शासक रहते हैं। फिर इसके साथ साथ भारत में शामिल कैसे होता है? अब यहां पर आप देखेंगे तो भारत में शामिल जो है विलय पत्र पर समझौते के माध्यम से, विलय पत्र पर समझौते। और यह विलय पत्र पर समझौता कब होता है? 26 अक्टूबर 1947 में समझौता होता है। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री हैं। यह समझौता किसके बीच होता है? नेहरू और हरि सिंह के बीच समझौता होता है। अगर हम समझौता देखें तो यह समझौता किसके बीच होता है? नेहरू के बीच। और इसके साथ साथ हरि सिंह के बीच यह क्या होता है? समझौता होता है विलय पत्र के माध्यम से। अब इसकी कहानी क्या है? तो इसकी कहानी को हम लोग देखते हैं। तो कहानी आती है कि जैसे यह कश्मीर के शासक हैं, हरि सिंह हैं। तो पाकिस्तान के समर्थित कबीलाइयों ने जो है जम्मू कश्मीर पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। अब हरि सिंह परेशान हो गए। हरि सिंह को लगा कि जम्मू कश्मीर रियासत पाकिस्तान के नियंत्रण में चली जाएगी। इसलिए हरि सिंह नेहरू के पास आते हैं और भारत में विलय की क्या करते हैं? बात करते हैं। तो नेहरू और हरि सिंह के बीच एक समझौता होता है और यह समझौते को विलय पत्र कहा जाता है। और इसी
पत्र के माध्यम से जो है जम्मू कश्मीर रियासत का भारत में क्या होता है, विलय होता है। अब यहां पर आप देखेंगे कि जब विलय की शर्तें डिसाइड की जाती है तो समझौता केवल 3 मुद्दों पर ही हो जाता है। एक रक्षा है, एक विदेश नीति है और एक संचार। तो यहां पर अगर आप देखेंगे समझौता किन किन मुद्दों पर होता है तो समझौता केवल 3 ही मुद्दों पर हो पाता है। एक आप देखेंगे एक विदेश नीति पर समझौता होता है, एक रक्षा पर समझौता होता और एक किस पर, संचार पर समझौता होता है। इसका मतलब हुआ कि विदेश नीति, रक्षा और संचार ये जो तीनों हैं, इस तीनों मुद्दों पर किसका नियंत्रण होगा, तो यह भारत का नियंत्रण होगा। भारत का नियंत्रण होगा। रक्षा, विदेश नीति, संचार, मतलब जम्मू कश्मीर किससे मिल रहा है यह भारत सरकार डिसाइड करेगा। जम्मू कश्मीर की रक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है, भारत सरकार के पास आपको मिलेगी। और संचार की जिम्मेदारी भी भारत सरकार ने उठाया। फिर इसके साथ साथ अगर हम इन तीनों मुद्दों को छोड़ देंगे तो आपको मिलेगा कि अन्य मुद्दों पर जो है, अन्य मुद्दों पर जम्मू कश्मीर क्या था, स्वतंत्र था। अन्य मुद्दों पर जो है जम्मू कश्मीर जो है स्वतंत्र था, उसका अपना क्या लागू होता था, संविधान। स्वतंत्र था और उसका अपना संविधान लागू होता था। अब यहां पर समझौता कब हो गया, 26 अक्टूबर को समझौता हो गया और 27 अक्टूबर को भारतीय फौज, यहां पर एक देखेंगे एक डेट आएगी, 27 अक्टूबर डेट आएगी, 27 अक्टूबर। तो 27 अक्टूबर को भारतीय फौज जो है 27 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाती है। जम्मू कश्मीर में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है और कबीलाइयों को बाहर निकालना क्या कर देती है, शुरू कर देती है। कबीलाइयों को बाहर निकालना शुरू कर देती है। अब भारतीय फौज आप जान ही रहे हैं ताकतवर फौज है। अब इसके बाद स्थिर की गंभीरता को देख करके अब आप देखेंगे कि इसी बीच किसकी एंट्री होगी, इसी बीच माउंट बेटन की एंट्री होगी। अब भारतीय फौज कबीलाइयों को बाहर निकालना क्या कर दे रही है, शुरू कर दे रही है। अब इसके बाद आप देखेंगे तो फिल्मी अंदाज में आपको मिलेगा कि स्थिति की गंभीरता को देखकर जो है, स्थिति की गंभीरता को देखकर जम्मू कश्मीर की समस्या को जो है, जम्मू कश्मीर की स्थिति की गंभीरता को देखकर जम्मू कश्मीर की समस्या को माउंट बेटन जो है, माउंट बेटन आप देखेंगे इनकी फिल्मी अंदाज में एंट्री हो रही है। माउंट बेटन ने स्थिति की गंभीरता को देखकर जम्मू कश्मीर की समस्या को माउंट बेटन ने यूएनओ में ले जाने का सुझाव दिया, ले जाने का सुझाव दिया। अब आप देखेंगे कि यह समस्या कहां पर चली गई, तो यह समस्या यूएनओ में चली गई। और यूएनओ में मैटर कौन लेकर जा रहा, नेहरू। और इसको सुझाव देने का काम कौन कर रहे हैं, माउंट बेटन कर रहे हैं। अब यहां पर देखेंगे कि यह जो है माउंट बेटन के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू जम्मू कश्मीर की समस्या को कहां लेकर पहुंच गए, यूएन में लेकर पहुंच गए। और जैसे यूएन में जम्मू कश्मीर की समस्या पहुंचती है वैसे अमेरिका और ब्रिटेन की जो नीति रहती है वह बदल जाती है। और इसके बाद अमेरिका ब्रिटेन कहते हैं कि यह दो देशों का आपस का सीमा विवाद है और यह दोनों देश अपने हिसाब से क्या कर लें, हल कर लें। फिर इसके बाद देखेंगे कि कुछ समय के बाद यूएन एक प्रस्ताव पास करता है और यूएन कहता है कि जितने क्षेत्र पर पाकिस्तान ने कब्जा किया है वहां से वह अपनी फौज को हटा ले, इसके बाद जनमत संग्रह कराया जाएगा।
तो पाकिस्तान ने जो है जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया था उन क्षेत्रों से अपनी फौज को नहीं हटाया, इसीलिए जनमत संग्रह नहीं हो पाया। अब इसके बाद देखेंगे कि धीरे धीरे समय बीतता है। फिर इसके बाद मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो मोदी जी के समय जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया जाता है, दो भागों में तोड़ दिया जाता है। जम्मू कश्मीर को दो भागों में क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया। दो भागों में तोड़ दिया गया जम्मू कश्मीर को, आप यहां पर देखेंगे। और इसके बाद जब तोड़ा गया तो एक जो है जम्मू कश्मीर बन गया, एक जम्मू कश्मीर बन गया और एक क्या बन गया, लद्दाख बन गया। एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख बना। और यह दोनों क्षेत्र आप देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो है यहां पर केंद्र शासित प्रदेश का क्या दे दिया गया, दर्जा दे दिया गया। और वर्तमान समय में यह दोनों क्षेत्र आपको केंद्र शासित प्रदेश दिखेंगे। अब इसके बाद यह दोनों क्षेत्र कब केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं, 31 अक्टूबर 2019 को यह दोनों क्या हो जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। तो यहां पर एक तारीख आप देखेंगे, तो यह केंद्र शासित प्रदेश कब बनते हैं, यह केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को क्या बन जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा इनको प्राप्त हो जाता है और यह केंद्र शासित प्रदेश बन जाते हैं। अब यहां पर मुद्दा आया कि जो पाकिस्तान ने कब्जा किया था वह क्षेत्र का क्या हुआ, तो वह क्षेत्र आज भी वैसे ही है। जम्मू कश्मीर जो है टूट करके दो भागों में बट गया। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश भी बन गया, लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश बन गया। लेकिन जिन क्षेत्रों पर पाकिस्तान ने कब्जा किया था आज भी क्षेत्र वह भारत पाकिस्तान के बीच क्या है, विवाद है। उसी को हम बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर। तो आज भी आप देखेंगे कि वह विवादित क्षेत्र आपको जो है पाक अधिकृत कश्मीर के रूप में आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध पर हम लोग आ जाते हैं। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि 1965 का जो है 65 का भारत पाकिस्तान युद्ध, उन्नीस का भारत पाकिस्तान युद्ध पर हम लोग चर्चा करते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन बनेगा 1965 का ये जो भारत पाकिस्तान युद्ध होता है, इस युद्ध का या विवाद का कारण क्या रहता है। तो इसका जो विवाद का कारण रहता है वह कच्छ के रण को लेकर के विवाद शुरू होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विवाद का कारण क्या है। तो विवाद का कारण शुरू होता है कच्छ के रण को लेकर, कच्छ के रण, या हम इसको बोलते हैं सरक्रीक विवाद भी बोलते हैं, सरक्रीक विवाद। यही से शुरू होता है, कच्छ के रण को लेकर के यह विवाद शुरू होता है। अब इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि जब यह विवाद शुरू होता है कच्छ के रण को, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन रहते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन रहते हैं। तो इस समय अगर हम देखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री कौन रहते हैं, यह किस प्रधानमंत्री के समय यह विवाद शुरू होता है, तो भारत के प्रधानमंत्री आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे लाल बहादुर शास्त्री दिखाई देंगे। कौन दिखाई देंगे, लाल बहादुर शास्त्री आपको दिखाई देंगे। फिर इसके साथ साथ अगर हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री देखेंगे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस समय कौन रहते हैं, तो पाकिस्तान में इस समय सैन्य शासन रहता है और अयूब खां आप देखेंगे प्रधानमंत्री रहते हैं। तो यहां पर आपको दिखाई देगा अयूब खां।
अयूब खां, यह सैन्य शासन रहता है, सैन्य शासन रहता है। अयूब खां आपको दिखाई देंगे। फिर इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन आता है कि 1965 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध है यह किसके हस्तक्षेप से बंद होता है। तो आप देखेंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री हेराल्ड विल्सन का एक नाम आता है। हेराल्ड विल्सन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहते हैं, उन्हीं के हस्तक्षेप से 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध क्या होता है, समाप्त होता है। तो यहां से एक क्वेश्चन आता है कि 1965 का जो है 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध जो है 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध ब्रिटिश पीएम आप देखेंगे, ब्रिटिश पीएम, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश पीएम हेराल्ड विल्सन, ब्रिटिश पीएम हेराल्ड विल्सन के हस्तक्षेप से समाप्त होता है। हस्तक्षेप से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ब्रिटिश पीएम हेराल्ड विल्सन के हस्तक्षेप से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा है इसके बाद कौन समझौता आता है। अब आप देखेंगे ब्रिटिश पीएम हेराल्ड विल्सन तो हस्तक्षेप कर दिए, हस्तक्षेप से जो है युद्ध रुक गया, लेकिन युद्ध ऐसे नहीं रुकेगा ब्रिटिश पीएम के हस्तक्षेप से। अब दोनों देशों के बीच क्या होगा, एक समझौता होगा, और वह कौन सा समझौता होगा, ताशकंद समझौता होगा। ताशकंद आपको कहां दिखाई देगा, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है, ताशकंद समझौता होगा। अब हम लोग देखते हैं ताशकंद समझौते पर आ जाते हैं। अब यहां पर बात आती है, ताशकंद समझौते पर बात आती है। अब यहां पर आप देखेंगे ताशकंद समझौता। अब हम लोग इसको देखते हैं, ताशकंद समझौता। तो यह ताशकंद समझौता कब होता है, 10 जनवरी 1966 को होता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि 10 जनवरी 1966 के में ताशकंद क्या होता है, समझौता होता है, ताशकंद समझौता। अब यह ताशकंद कहां पर है, उज्बेकिस्तान में। आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि ताशकंद स्थित है, कहां पर स्थित है, तो ताशकंद कहां पर स्थित है, उज्बेकिस्तान में स्थित है, उज्बेकिस्तान। और यह विशेष करके राजधानी है, कैपिटल है उज्बेकिस्तान में होता। फिर इसके बाद देखेंगे 1965 का जो युद्ध होता है उस युद्ध को समाप्त करने के लिए कौन सा समझौता होता है। तो यहां पर आपको मिलेगा 1965 के युद्ध को समाप्त करने के लिए समझौता होता है, समाप्त करने के लिए समझौता हुआ, समझौता हुआ, यहां पर आपको दिखाई देगा। फिर क्वेश्चन बनता है कि ताशकंद समझौते पर किसका किसका हस्ताक्षर है। अब यहां पर आप देखेंगे क्वेश्चन आता है कि ताशकंद समझौते पर किसका किसका हस्ताक्षर है। तो ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किसका किसका आपको दिखाई देगा, हस्ताक्षर। तो उस समय आप देखेंगे कि उस समय प्रधानमंत्री कौन रहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री रहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन रहते हैं, अयूब खां रहते हैं। तो यहां पर हम लोग देखेंगे तो यहां पर समझौता किसके किसके बीच होता है। तो यहां पर आप देखेंगे तो आपको लाल बहादुर शास्त्री दिखाई देंगे।
और उसके साथ साथ पाकिस्तान में आपको दिखाई देगा अयूब खां के बीच यह समझौता होता है। अभी जैसे हमने आपको बताया अयूब खां यह सैन्य शासन है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि ताशकंद समझौता किसके प्रयासों से होता है। तो यहां पर आप देखेंगे सोवियत संघ के जो है प्रधानमंत्री रहते हैं कोसिगिन के प्रयासों से। तो यहां पर एक क्वेश्चन और आता है कि ताशकंद समझौता जो है किसके प्रयासों से होता है। तो ताशकंद समझौता जो है सोवियत संघ है, उस समय सोवियत संघ ही रहता है। सोवियत संघ के प्रधानमंत्री, सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कोसिगिन का आपने नाम सुना होगा, कोसिगिन, प्रधानमंत्री कोसिगिन के प्रयासों से होता है। कोसिगिन के प्रयासों से ताशकंद समझौता होता है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि किस समझौते के तहत लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होती है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ताशकंद समझौते के तहत ही, ताशकंद समझौते के तहत, ताशकंद समझौते के तहत लाल बहादुर शास्त्री की क्या होती है, मृत्यु होती है। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होती है। ताशकंद समझौते के तहत। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध आ जाते हैं। अब यहां पर आपको मिलेगा कि 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। अब आप देखेंगे कि यह युद्ध की शुरुआत डायरेक्ट भारत और पाकिस्तान से नहीं होती है, क्योंकि आप देखेंगे कि जब भारत पाकिस्तान का क्या होता है, विभाजन होता है, तो पाकिस्तान को दो हिस्सों में क्षेत्र मिलता है, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान का मतलब आधुनिक बांग्लादेश है और पश्चिमी पाकिस्तान का मतलब वर्तमान पाकिस्तान है। अब इसके बाद प्रश्न ये बना कि शासन व्यवस्था कहां से संचालित होती थी। तो शासन व्यवस्था पश्चिमी पाकिस्तान से ही संचालित होती थी और उस समय एक नाम आता है याहिया खां। याहिया खां नाम आता है। तो याहिया खां जो है पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार करना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। अब जब याहिया खां जो है पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं, तो वहां के लोग भाग करके कहां आ जाते हैं, भारत आना शुरू कर देते हैं। अब भारत के सामने यह बड़ी समस्या आ गई कि भारत की अपनी जो आत्मरक्षा है उसके लिए दिक्कत हो गई। तो भारत भी आत्मरक्षा के आधार पर इसमें क्या कर देता, हस्तक्षेप कर देता है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि पश्चिमी पाकिस्तान के जो हैं शासक, या हम सीधा सीधा याहिया खां लिख दें।
याहिया खां ने पूर्वी पाकिस्तान का मतलब हुआ आधुनिक बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिए। अत्याचार करना शुरू कर दिए। फिर इसके बाद देखेंगे कि इस अत्याचार से लोग भागकर भारत आए, भारत आ गए। अब भारत भी इसमें क्या करेगा? हस्तक्षेप करेगा। तो एक प्रश्न आता है कि भारत किस आधार पर हस्तक्षेप करता है? तो भारत जो है, भारत ने आत्मरक्षा के आधार पर हस्तक्षेप किया। आत्मरक्षा के आधार पर क्या किया? हस्तक्षेप किया। अब जब भारत आत्मरक्षा के आधार पर हस्तक्षेप करता है तो यह जो समस्या है वो भारत और पाकिस्तान के बीच की समस्या हो जाती है। अब जैसे ही भारत जो है आत्मरक्षा के आधार पर हस्तक्षेप करता है तो ये जो समस्या आप देख रहे हैं, ये समस्या, अब यह समस्या युद्ध में कन्वर्ट हो जाती है। समस्या युद्ध में कन्वर्ट हो गई, युद्ध में बदल गई यह समस्या। और यह किस देश के बीच युद्ध में बदल गई? एक भारत के बीच और एक किसके बीच? पाकिस्तान के बीच यह युद्ध में बदल गई। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन है? आप देखेंगे तो इस समय आपको पीएम मिलेंगे इंदिरा गांधी, आयरन लेडी, लौह महिला, आयरन लेडी इंदिरा प्रियदर्शनी। अब यह समस्या जो है पूरी तरह से, अब इसके बाद यह युद्ध जो है भारत पाकिस्तान के बीच डायरेक्ट युद्ध हो गया। तो पाकिस्तान के एक जनरल रहते हैं, आप देखे होंगे जनरल नियाजी। तो पाकिस्तान के जनरल नियाजी जो है भारत के जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, एक नाम आएगा जगजीत सिंह अरोड़ा। तो जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष 93,000 सैनिकों के साथ क्या कर देते हैं? समर्पण कर देते हैं। तब यहां पर हम लोग देखेंगे तो आपको मिलेगा कि पाकिस्तान के जनरल जो है, पाकिस्तान के जनरल नियाजी, आपने नाम पढ़ा होगा नियाजी, पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने भारत के जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, जगजीत सिंह अरोड़ा नाम सुने होंगे कि जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण कर दिया। अब आप देखेंगे कि इसी दौरान जो है पूर्वी पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ता है और इसके बाद वहां के एक नेता आते हैं शेख मुजीबुर रहमान। तो शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि इसी दौरान जो है, इसी दौरान
पूर्वी पाकिस्तान जो है, शेख एक नाम आप देखेंगे, शेख मुजीबुर्रहमान, शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र हुआ बांग्लादेश के नाम से। बांग्लादेश के नाम से क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। अब यहां पर एक क्वेश्चन और आता है कि बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम कब है, या बांग्लादेश कब स्वतंत्र होता है, एक डेट पूछी जाती है। तो बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ कब होता है? तो 16 दिसंबर 1971, एक नाम देखेंगे, डेट आएगी 16 दिसंबर 1971 को वो अपनी स्वतंत्रता की क्या कर देता? घोषणा कर देता है। तो बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ, या बांग्लादेश का क्या हो जाता है? उदय हो जाता है। अब यहां पर आपने देखा सारा घटनाक्रम कि पाकिस्तान के जनरल नियासी जो है, भारतीय जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष क्या कर देते हैं? आत्मसमर्पण कर देते हैं। तब इस युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौता होगा, और उस समझौते को हम बोलेंगे शिमला समझौता। अब हम लोग देखेंगे एक शिमला समझौता क्या है, शिमला समझौता कब हुआ, और शिमले समझौते पर किसका किसका क्या है? सिग्नेचर है। यहां पर हम लोग देखेंगे शिमला समझौते पर बात आ जाती है। तब यहां पर बात आती है शिमला समझौता। शिमला समझौता। अब शिमला समझौता कब होता? 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता होता है। 2 जुलाई 1972 को आप देखेंगे शिमला समझौता होता है, शिमला समझौता। अब ये शिमला समझौता क्यों होता है? जो 1971 का युद्ध हुआ है भारत पाकिस्तान को, उसी को समाप्त करने के लिए क्या होता है? शिमला समझौता होता है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध को, भारत पाकिस्तान युद्ध को समाप्त करने के लिए शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौता होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि शिमला समझौता पर किसका किसका सिग्नेचर है? तो शिमला समझौता पर एक इंदिरा गांधी का सिग्नेचर है। फिर इसके बाद देखेंगे जुल्फिकार अली भुट्टो। तो यहां पर आता है शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किसका किसका है? तो शिमला समझौते पर 2 लोगों का हस्ताक्षर आपको मिलेगा। एक इंदिरा गांधी का हस्ताक्षर मिलेगा, दूसरा हम लोग देखेंगे तो जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो का क्या सिग्नेचर है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि शिमला समझौता पर किसका किसका सिग्नेचर है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि इंदिरा गांधी का सिग्नेचर है, और इसके बाद किसका सिग्नेचर आता है? जुल्फिकार अली भुट्टो का सिग्नेचर आपको शिमला समझौता पर देखने को मिलेगा। इंदिरा गांधी और उसके साथ साथ जुल्फिकार अली भुट्टो का।
तो यहां पर आप देखेंगे कि यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि शिमला समझौता पर किसका किसका हस्ताक्षर, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो का आपको सिग्नेचर दिखाई देगा। अब इसके साथ साथ अब हम लोग देखेंगे कारगिल युद्ध के बारे में। कारगिल युद्ध के बारे में बात आती है। कारगिल युद्ध मई में शुरू होता है, जुलाई में क्या होता है, समाप्त होता है कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध, कारगिल युद्ध कब होता है? 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999। के बीच कारगिल युद्ध होता है, ठीक है। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन रहते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी रहते हैं। पाकिस्तान के नवाज शरीफ भारत के प्रधानमंत्री देखेंगे तो भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहते हैं। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री देखेंगे नवाज शरीफ रहते हैं। नवाज शरीफ रहते हैं। और इस समय सेना प्रमुख कौन रहते हैं? परवेज मुशर्रफ। तो यहां पर हम देखेंगे पाकिस्तान के सेना प्रमुख कौन रहते हैं? तो इस समय पाकिस्तान के सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ रहते हैं। परवेज मुशर्रफ इस समय रहते सेना प्रमुख। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई। कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई। 26 जुलाई। फिर इसके बाद देखेंगे कि इस समय ऑपरेशन चलाया गया था वायुसेना द्वारा सफेद सागर और थल सेना द्वारा ऑपरेशन विजय। यहां पर आप देखेंगे ऑपरेशन भी चलाया गया। तो वायुसेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? अब वायुसेना द्वारा, तो वायुसेना द्वारा ऑपरेशन सफेद सागर चलाया गया। और थल सेना द्वारा देखेंगे कि थल सेना द्वारा कौन सा चलाया गया ऑपरेशन? ऑपरेशन विजय चलाया गया। ऑपरेशन विजय चलाया गया। तो यहां पर आपको 2 ऑपरेशन के बारे में भी जानना है। तो आज हम लोग यहीं तक अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद कल हम लोग देखेंगे भारत पाकिस्तान संबंध से जो भी चीजें बची हैं, जैसे नेहरू लियाकत समझौता है, फिर आगरा समझौता है, बस सेवा है, ट्रेन सेवा है, और सारी चीजों के बारे में हम लोग कल देखेंगे।